जय श्री कृष्णा। जिंदगी पिता की देन है, पिता के साथ रहना किस्मत की देन है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जेठ महीने के आगे गलत मौसम में गोविंद जी आंगन में रखी चारपाई पर लेटे हुए थे। पसीने में तरबतर आसमान की ओर निहारते हुए वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। वैसे तो रात के 2 बजे थे, लेकिन उनकी आंखों में से नींद गायब थी। नींद आती भी तो कैसे, सुबह से अनाज का एक दाना तक भी उनके मुंह में नहीं गया था। अब तो उनके पेट की आंतें भी खाने की गुहार लगा रही थीं। गोविंद जी धीरे धीरे से रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगे, लेकिन खाने के लिए कुछ पड़ा ही नहीं था। फिर थोड़ा सा दूध पीने की इच्छा से उन्होंने फ्रिज खोला तो दूध का बर्तन भी खाली पड़ा था। बुझे मन से गोविंद जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए। एक और तो इतनी भयंकर गर्मी और दूसरा भूख से परेशान होकर वह बस दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कल सुबह हो और कब बहू उन्हें कुछ खाने के लिए दे। गोविंद जी के कमरे में पंखा नहीं लगा था, जिस कारण वह आंगन में चारपाई पर सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनके बेटा बहू अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। दरअसल कल रात बेटा बहू संजीव और रीना दोनों शादी में गए हुए थे और रात को वहीं से डिनर करके घर लौटे थे। गोविंद जी के लिए उनकी बहू ने सुबह की बची 2 बासी रोटियां रख दी थीं और अपने ससुर से ये कहकर चली गई कि चाय बनाकर उसके साथ ही रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू रीना रात की बची हुई रोटियां गोविंद जी को खाने में दे दिया करती थी और अब तो गोविंद जी को इस चीज की आदत भी पड़ चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और बेटा बहू शादी की दावत खाने चले गए। रात के समय जब गोविंद जी को भूख लगी तो खाना खाने के लिए वह रसोई घर में गई, लेकिन जैसे ही रोटी निकालने के लिए उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा कि रोटी में से बदबू आ रही थी, लेकिन बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो खाने को कुछ भी नहीं दिखा। रात के करीब 12 बजे बेटा बहू शादी से घर वापस लौटे, लेकिन गोविंद जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी बहू को इस समय खाना बनाने के लिए कहे। इसलिए वे चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे रहे और बेटा बहू अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, गोविंद जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई और सुबह कुकर की सीटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू रीना रसोई घर में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से गोविंद जी की भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। ये सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में एक कड़कती हुई जोरदार आवाज आई और वे अंदर तक कांप गए। कितनी देर लगा दी आपने उठने में? इतनी देर भी कोई सोता है क्या? गोविंद जी ने अपनी बहू की ओर देखा तो गरम चाय का प्याला गोविंद जी के हाथों में थमाते हुए बोली, जल्दी से ये चाय पीजिए और घर के काम में मेरी मदद करवाइए। 2 दिन के मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो दीजिए और छत पर सूखने डाल दीजिए। और जब ये काम हो जाए तो सारे घर की झाड़ पोंछ भी करनी है। और हाँ, जरा तेजी से हाथ चलाना, घर पर मेरे मायके वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निबट जाना चाहिए। बहू एक के बाद एक बात बोलती जा रही थी, लेकिन रात से भूखे गोविंद जी बहू के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाए। एक कप चाय पीकर ही अपने आप को दिलासा दिया और बाथरूम में रखे कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, परंतु वह मजबूर थे। सारा काम करने के बाद गोविंद जी हाँफते हुए अपनी बहू के पास आए और बोले, बहू, घर का सारा काम मैंने कर दिया है, अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रात से कुछ नहीं खाया। रात को जो रोटियां तुम खाने के लिए रख कर गई थी, सुबह से बनी होने के कारण उन रोटियों में से बदबू आ रही थी, इसलिए मैं उसे
रोटी को खा नहीं पाया। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान, अब ये इल्जाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जब तक मेरे मायके वाले आकर खाना नहीं खा लेते तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। अरे, अगर खाना कम पड़ गया तो, अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। अब यहाँ मेरे सर पर मत खड़े रहिए। ऐसा कहते हुए रीना ने गोविंद जी के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट थमाया और बोली, अपने कमरे में जाकर इन्हें खा लेना, और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते तब तक वहीं बैठे रहना। यहाँ इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपनी चारपाई भी उठा लीजिए। मेरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा हुआ है। गोविंद जी का एक मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गए कि बेटे के आते ही बहू हंगामा खड़ा कर देगी और बेटा संजीव भी बहू की बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आने की धमकी देने लगेगा। जब से बेटे की शादी की है उसे अपने बूढ़े बाप की तकलीफें नजर कहाँ आती हैं। वह तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातें सुनता है। इसलिए गोविंद जी ने चुपचाप चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दी और वहीं आकर बैठ गए। सोचने लगे कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमारा बेटा संजीव हमें मिला था। और हम लोग तो यही सोचते थे कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी लाठी बनेगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता है। कभी एक पल भी निकाल कर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं पूछता कि पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं। अब तो जब भी मुंह से कुछ बोलता है बस आग ही उबलता है। बेटा बहू जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी मुझे खा जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए? अरे, था ही क्या मेरे पास सिर्फ 2 कमरों का घर और एक छोटी सी खिलौनों की दुकान, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा करूंगा। इसलिए उसके होने के बाद मैंने 2 गुनी मेहनत की और लगातार 10 साल की मेहनत से एक छोटी सी दुकान शोरूम में तब्दील कर दी। उसके लिए बड़ा सा घर बनवाया और व्यापार की एक एक बारीकी उसे सिखाई, जिसके कारण आज संजीव एक अच्छा व्यापारी बन बैठा है। उसके बाद उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी भी करवा दी और बहू घर में आ गई। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। तब तो मेरी पत्नी शारदा भी जिंदा थी, लेकिन अचानक उसे डेंगू बुखार हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद मेरी पत्नी शारदा मुझे छोड़कर चली गई। जब तक शारदा मेरे साथ थी तब तक मैं इस घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा बहू कितना मान देते थे मुझे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं दुकान संभालता था और मेरी पत्नी अपनी बहू के साथ घर के सारे काम संभाल लेती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो जैसे बेटा बहू पर बोझ बन गया। धीरे धीरे बेटे ने दुकान पर कब्जा किया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया गया। अपने ही घर में मैं कहीं का आ जा नहीं सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या खराब हुई। बेटे ने तो मुझे दुकान पर बैठने से ही मना कर दिया, यह कहकर कि आप बूढ़े हो गए हैं, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। अब दुकान पर आपकी कोई जरूरत नहीं है, दुकान में बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने दुकान पर कब्जा जमा लिया। जेब में कुछ रुपए होते तो बाहर से ही खाने को कुछ खरीद लेता, लेकिन बेटा तो मुझे 1 रुपया तक नहीं देता और बहू खाने को कुछ नहीं देती। सोचते सोचते गोविंद जी फूट फूट कर रोने लगे। गोविंद जी की पत्नी शारदा को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके थे और बेटे बहू का रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा था।
अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। गोविंद जी के बेटे ने उन्हें बूढ़ा करार देकर दुकान आने से तो मना कर दिया, लेकिन बहू अपने बूढ़े ससुर के घर के सारे काम करवाने लगी। घर की साफ सफाई, झूठे बर्तन और कपड़े तक उनकी बहू उनसे धुलवाती है, और यदि वे कुछ कहते हैं तो घर में कलह कलेश शुरू कर देती है। और इसी कलेश की वजह से गोविंद जी आज तक चुपचाप काम करते आ रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ उनके बेटे और बहू का व्यवहार तो बद से बदतर होता जा रहा था, लेकिन बेटे और बहू को उन पर इतनी भी दया नहीं आई कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है तो घर का इतना काम वह कैसे कर पाएंगे। गोविंद जी का एक पोता भी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया है। जब उनका पोता छोटा था तब गोविंद जी अक्सर उसके साथ खेल कूद किया करते थे, और उनके पोते अजय को भी अपने दादाजी के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर दादाजी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाया करते थे, तो कभी बाजार में। दादा पोते में प्यार इतना था कि जब तक रात में अपने दादाजी से वह कहानी नहीं सुन लेता था तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद भी अजय अपने स्कूल की सारी बातें अपने दादाजी के साथ साझा किया करता था। अजय बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए स्कूल खत्म होते ही माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। और जब से अजय पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था तब से गोविंद जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि एक उनका पोता ही था जिसके संग बात करके गोविंद जी अपने सारे गम भूल जाया करते थे। अजय ही अपने दादाजी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखा करता था। अपने कमरे में बैठे गोविंद जी अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वह अपनी यादों के समुद्र से बाहर आ गए। वह समझ गए कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलकर कुछ देखने की इजाजत नहीं थी। बाहर से खूब हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी और जोर शोर से नाश्ता पानी भी चल रहा था। रात से भूखे गोविंद जी अपने कमरे में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब बहू के मायके वाले खाना खाएं तो उन्हें कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वालों को आए 3 घंटे हो चुके थे। तब सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया और सब उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। उधर गोविंद जी पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए पानी लेने के लिए जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर रसोई में गए, तभी रसोई में खड़ी बहू की माँ की बहू से बोली, अरे रीना, तू अपने ससुर से भी कुछ काम काज करवाती है या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं। नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं। अब ये बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काम काज तो करवा लेती हूँ, नहीं तो बैठे बैठे मुफ्त में खाना थोड़ी खिलाऊंगी। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और बाहर चली गई। गोविंद जी रसोई में खड़े खड़े अपनी बहू और समधन की बातें सुन रहे थे। उनके शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि दिल तो करता है अभी बोल दूं कि तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा, ये दुकान, ये बड़ा सा घर, सब कुछ मेरा खरीदा हुआ है। सोचते सोचते गोविंद जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और रसोई घर के चारों तरफ पानी फैल गया। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर बहू भागती हुई आई और रसोई में चारों तरफ पानी गिरा देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती, जब मैंने आपको रसोई में आने से मना किया था फिर क्यों आई रसोई में, पूरी रसोई गंदी कर दी। चलिए अब जल्दी से साफ कीजिए। बहू का इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि उनका बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया, पिताजी, जब रीना ने आपको यहाँ आने से मना किया था तो फिर रसोई में घर में क्यों आई? अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना क्या जरूरी है? आपका
एक जगह पर बैठा नहीं जाता, सारा मजा खराब कर दिया। ऐसा कहते हुए बेटा बहू पैर पटकते हुए चले गए। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना अपने ही बच्चों से जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था। आज गोविंद जी पूरी तरह से टूट चुके थे। भरी आंखों लिए कांपते हाथों से साथ उन्होंने रसोई साफ की और नजरें झुकाए वह अपने कमरे में चले गए और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और गोविंद जी अभी तक अपने खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू कुछ खाने को दे दे, लेकिन बहू तो रसोई बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। गोविंद जी बहू को आवाज देते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। तो बेटा बहू दोनों ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर चुपचाप घर पर रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे की ये बातें सुनकर गोविंद जी अंदर तक पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, लेकिन अब ये अपमान भी उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ याद आया और अपना संदूक खोला। संदूक में उनके पुराने पर्स में कुछ पैसे रखे थे। वह पैसे निकालकर उन्होंने अपनी जेब में डाले और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने रोककर इतना नहीं पूछा कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं। गोविंद जी की जेब में कुल मिलाकर 700 रुपए पड़े थे। चलते हुए वह सोचते जा रहे थे कि इन 700 रुपए से वह क्या कर सकते हैं। भूख भी बहुत जोरों से लगी थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले 50 रुपए से एक छोटे से ढाबे पर रखकर खाना खाया और पेट की भूख शांत की। गोविंद जी शुरू से ही एक सफल व्यापारी थे। वह बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन दिमाग अब भी बिजनेसमैन वाला ही था। बाकी के बच्चे 650 रुपए हाथ में लेकर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भूखे पेट ना सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे और एयरपोर्ट के बाहर जाकर आने जाने वालों को चिप्स बेचने के लिए खड़े हो गए। काफी देर तक चिप्स खरीदने के लिए कोई नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वह पसीने से भीग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनके चिप्स के पैकेज बिकने लगे और शाम होने का सारे चिप्स के पैकेट बिक गए और उन्हें 150 रुपए का फायदा भी हो गया। रात होने को थी तो घर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में ढाबे से खाना खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर बहू तो खाने को कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए खाना खाकर वह घर लौट आई। अब हर रोज गोविंद जी ऐसा ही करने लगे। वह बूढ़े जरूर हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह घर के सारे काम करने के पश्चात गोविंद जी रोजाना चिप्स के पैकेट बेचने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाकर खड़े हो जाते और बेटा बहू को तो वैसे भी उनसे बात तक करना पसंद नहीं था, इसलिए वह भी उनसे कभी न कभी पूछते कि आप इतने समय के लिए कहाँ जाते हैं। गोविंद जी के पास अपना खर्च करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे थे और उन्हें पैसों से वह भरपेट खाना भी खा लेते और कुछ पैसे बचा भी लेते। अब उन्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए अपने बेटे बहू के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। ऐसा करते करते 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद गोविंद जी के पोते अजय की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने मम्मी पापा और दादाजी सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहा था कि मुझे अचानक अपने सामने देखकर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे और दादाजी तो मुझे गले से लगा लेंगे। आखिर इतने सालों बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे। अजय के साथ उसका एक दोस्त भी इंडिया वापस आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अजय अपने दोस्त को अपने दादाजी के बारे में बता रहा था कि उसके विदेश जाने की बात सुनते ही उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे।
और आज उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके दादाजी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे ही अजय अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहीं गेट के बाहर उसके दादाजी बहुत से चिप्स के पैकेट हाथ में लिए बेच रहे थे और रह रहकर अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे थे। उसी समय अजय के दोस्त ने उससे कहा, अजय, ये तो तुम्हारे दादाजी जैसे लग रहे हैं। वे दोनों गोविंद जी के नजदीक गए। जाकर देखा तो अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह सचमुच उसके दादाजी ही थे। दादाजी आने जाने वाले लोगों को बुला बुला कर चिप्स के पैकेट खरीदने के लिए गुजारिश कर रहे थे। जैसे ही अजय उनके पास गया तो बिना देखे ही उन्होंने उससे बोला, ये चिप्स खरीद लो बेटा, 10 रुपए का एक पैकेट है, बताओ कौन सा चाहिए। उसी समय अजय की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भरे गले से अजय बोला, मुझे तो बस मेरे दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज सुनकर गोविंद जी ने जैसे ही नजरें उठाई तो सामने उनका पोता अजय खड़ा था। दोनों दादा पोता एक दूसरे से खूब कसकर गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। पास में खड़ा अजय का दोस्त ये सारा नजारा देख रहा था और उसकी भी आंखों से आंसू बह निकले। फिर अजय ने अपने दादाजी की ओर गौर से देखा। वह पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। उनके चेहरे को देखते ही उसे प्रतीत हुआ मानो उन पर वेदनाओं के पहाड़ चकनाचूर हुए हो। भरे गले से पूछा, दादाजी, लेकिन आप यहाँ ऐसी हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। अब आपको चिप्स बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको ये सब करने से मना नहीं किया? देखिए तो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पहले ही मैं अपनी दादी को खो चुका हूँ। आज इतने दिनों बाद अपने पोते से मुंह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर गोविंद जी फुट फुट कर रोने लगे। जैसे ही गोविंद जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया तो अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सर चकराने लगा। आज तक तो वह अपने जिन माता पिता को भगवान का दर्जा देता आया था, उनकी करतूत सुनकर वह दंग रह गया था। इंसान के भेष में कोई शैतानों वाली हरकत भी कर सकता है क्या? उसे ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन अब अजय ने ठान लिया था कि जिन लोगों ने उसके दादाजी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, उन्हें वह सबक सिखाकर रहेगा। लेकिन सबसे पहले वह अपने दादाजी को एक बढ़िया से होटल में ले जाकर गया और वहां पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसके बाद उस होटल में उनके लिए एक आरामदायक कमरा बुक करवा लिया और उनके सभी जरूरत की चीजें उनके पास रखवा दी। थोड़ी देर उनके साथ समय बिताया और फिर बोला, दादाजी, आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलता रहूँगा। आपके लिए खाना बेटर आकर आपके कमरे में आपको देकर जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर अजय अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही अजय घर पहुंचा तो उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और बोली, अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम भारत वापस आ रहे हो। हमें बताते तो हम तुम्हारे स्वागत की अच्छी तैयारी करके रखते। फिर अजय अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अगर मैं पहले बता देता तो मैं वह सब कैसे देख पाता जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। तभी रीना जल्दी से अपने पति को आवाज लगाते हुए बोली, अजी देखिए तो हमारा बेटा आया है। कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए जैसे ही रीना अपने बेटे को गले लगाने लगी, तभी अजय ने अपनी माँ का हाथ पीछे झटक दिया और बोला, माँ, पहले मुझे ये बताओ कि दादाजी कहाँ हैं? वे घर में नजर क्यों नहीं आ रहे? ऐसा कहते हुए अजय अपने दादाजी के कमरे में चला गया।
लेकिन दादाजी वहां नहीं थे, ये उसे भी मालूम था। वह बस अपने माता पिता के सामने नाटक कर रहा था। तभी रीना घबराई सी उसके पीछे पीछे आ गई और फीकी सी हंसी लिए बोली, अरे बेटा, तुझे तो मालूम है तेरे दादाजी कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, बस सारा दिन खाते पीते रहते हैं और अपने कमरे में पड़े रहते हैं, पड़े पड़े बोर होते रहते हैं। इसलिए हमने ही उन्हें कहा था कि कभी कभार बाहर भी चले जाया करो, नहीं तो हड्डियां जाम हो जाएंगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अजय की हैरानी का ठिकाना ना रहा। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन गोविंद जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। तब अजय ने अपने पिता से पूछा, पापा, दादाजी अभी तक घर क्यों नहीं आए? क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, कभी कभी तेरे दादाजी अपने दोस्त के घर चले जाते हैं तो वहीं पर 1-2 दिन लगा देते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह अजय तैयार होकर अपने दादाजी से मिलने होटल निकल गया और वहीं बैठकर उनके साथ खाना खाया और अपने दादाजी को हिम्मत देते हुए बोला, दादाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद अजय अपने दादाजी को लेकर घर पहुंचा तो उनके बेटा बहू उन दोनों को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी रीना ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हें दादाजी कहाँ मिले? तो अजय अपने चेहरे पर नफरत लिए अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, आपने तो मुझे सही ढंग से बताया नहीं कि दादाजी कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने अपने दादाजी को ढूंढ ही लिया। तो बेटे की बात सुनकर दोनों माता पिता उसे नजरें चुराने लगे। तो अजय बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। कितने एहसान फरामोश लोग हैं। आप झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। क्या आप जानते हैं, कल मैंने एयरपोर्ट के बाहर अपने दादाजी को चिप्स के पैकेट बेचते हुए देखा। अगर मैंने ये सब ना देखा होता तो मेरे सामने आपकी असलियत आती ही ना। अरे, कहा जाता है कि महिलाएं नरम दिल की होती हैं, लेकिन आप एक औरत होकर अपने पिता समान इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और पापा, आप अपने पिता को सता कर तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटा होते हुए भी आप अपने बूढ़े पिता की तकलीफ नहीं समझ पाए। कल को अगर यही सुलूक मैं आप दोनों के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? और आप शायद ये भूल गए थे कि ये बड़ा सा घर और दुकान जिस पर आप कब्जा करके बैठे हो वह सब मेरे दादाजी की ही है। और अपनी उन्हें पिता को आपने रात की बची सूप या रोटी खिलाई, उनके कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया। अरे, ऐसा सुलूक तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता जैसा आपने अपने पिता के साथ किया है। इस बात की सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पर पहुंच गए। तभी अजय बोला, यहाँ आने से पहले हमने आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी थी। इंस्पेक्टर को देखते ही संजीव और रीना तुरंत पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसी समय एक जोरदार चटाक की आवाज आई और अपनी गाल पर पड़े तमाचे के कारण संजीव जमीन पर गिर गया। तभी गोविंद जी बोले, अरे, ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ज्यादा बेहतर था। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिता के मुंह से ये बात सुनते ही वे दोनों माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती बाहर की ओर ले जाने लगे, तभी गोविंद जी ने देखा कि उनके पोते अजय की आंखों में आंसू थे। उसी समय वे बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने संजीव और रीना को चेतावनी देते हुए कहा, बुढ़ापा तो सभी को आना है। आज आपके पिताजी बूढ़े हैं, कल आप लोग भी बूढ़े होंगे और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए और
अजय अपने दादाजी के गले लग पड़ा। उस दिन के बाद से गोविंद जी के बेटा बहू उनका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे। उनकी हर छोटी सी छोटी जरूरत और खाने पीने का ध्यान वह बहुत अच्छे से रख रहे थे। अब गोविंद जी अपने घर बहुत शान से रहते और हर पल अपने पोते को दिल से आशीर्वाद देते। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।